इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1971 से 1980 की जो भारतीय राजनीति है उसका एक केंद्र बिंदु है। इस केस ने अपने आप में तत्कालीन राजनीति में तमाम उथल पुथल पैदा की और भारतीय संविधान को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया, जिसके बाद भारतीय संविधान में कई संविधान संशोधन भी हुए। इस दृष्टि से यह यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी केस का परिणाम था कि देश में इमरजेंसी लगी थी और हम ये जानते हैं कि इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है और इसके 3 आधार हैं अपने आप में। इसके 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला ये है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। ये गौर करने वाली बात है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 352 के तहत, तब सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, बल्कि इसकी जगह शब्द था आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति तो किसी भी आधार पर हो सकती है कि सरकार ये मान ले कि भाई कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आंतरिक अशांति पैदा होगी, तो क्या इमरजेंसी इन्हीं आधारों पर लगा दी जा सकती है? तो ये शब्द अपने आप में कई सारे अर्थों को प्रकट कर रहा था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को बदल कर जनता पार्टी सरकार ने कर दिया सशस्त्र विद्रोह, ताकि इसकी एक स्पष्ट व्याख्या हो कि जब आंतरिक रूप में कोई समुदाय या कोई गुट सशस्त्र विद्रोह पर उतर आए तब इमरजेंसी लागू होगी। अब हम राजनारायण केस की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें घटित हुई। राजनारायण कौन है? राजनारायण एक समाजवादी नेता हैं, बेहद छोटे कद के नेता थे। उनकी हाइट यानी कि थोड़ा कम थी, लेकिन उन्होंने हाइट चाहे जितनी कम हो, लेकिन उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोहा अपना मनवा दिया। उन पर जेपी का प्रभाव था, जयप्रकाश नारायण का प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण हम जानते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था तथा समाजवादी विचारधारा के उस समय प्रचारक प्रसारक भी रहे हैं। राजनारायण 1971 की आम चुनाव में इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, जिसमें वो हार जाते हैं। लेकिन 2-3 साल बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं कि उस चुनाव में धांधली हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें जांच करवाता है और पाता है कि इसमें धांधली हुई है और इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर देता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, उनका ईगो आहत होता है और यह भी वो सोचती हैं कि क्या एक प्रधानमंत्री को कोई भी व्यक्ति इस तरीके से उनके निर्वाचन को असंवैधानिक ठहरा देगा। वो तुरंत 39वां संविधान संशोधन लाती हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 329A जोड़ती हैं और 329A को अनुसूची 9 में डालती हैं। अनुसूची 9 क्या है? ऐसे कोई भी प्रावधान जो अनुसूची 9 में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी तब। क्यों? क्योंकि पहले संविधान संशोधन के तहत लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, और इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को इसमें डाल दिया जाए ताकि बार बार विवादों से बचा जाए और उसकी न्यायिक समीक्षा ना हो। इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए इसको अनुसूची 9 में डाल दिया। और इसमें क्या था 329A में कि प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर से संबंधित कोई भी निर्वाचन होता है उसकी कोई भी न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने 329A को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अपने आप में संविधान का मूलभूत ढांचा है। हम जानते हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे की जो बात आई वो पहली बार 1973 के केशवानंद भारती केस में आई। और केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। उसकी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहा है और उसी में एक नया पैंतरा जुड़ गया या एक नई व्याख्या संविधान की जुड़ गई कि संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है। हम जानते हैं कि 1975 के समय में ही जेपी ने संपूर्ण क्रांति नाम से आंदोलन खड़ा किया। वह कांग्रेस के पूरी तरीके से खिलाफ एक आंदोलन था और 1975 के समय जब आंदोलन खड़ा हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई, जिसे हम दोहरा आपातकाल कहते हैं। दोहरा आपातकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले से ही एक आपातकाल चल रहा था 1971 से कंटिन्यू चल रहा था। वो इंडिया पाकिस्तान वार जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय आपातकाल लगाया गया था। देखिए उस समय जो आपातकाल लगाया गया था वो युद्ध के वजह से लगाया गया था, और जो 1975 और 77 के समय जो दोहरा लगाया गया
वह जो आंतरिक स्तर पर अशांति पैदा हुई उसकी वजह से लगाया गया। इसके तहत राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी कर दिया। उद्घोषणा के तहत लोगों के मूल अधिकार समाप्त हो गए। अब राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करता है तो लोगों के कोई भी मूल अधिकार उस समय छीने जा सकते थे, जो बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि जीवन का अधिकार यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को नहीं छीना जा सकता। इसके तहत क्या हुआ था उस समय कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों की छीन गई। अब अखबारों में सरकार के खिलाफ छापना बड़ा मुश्किल हो गया। जो अखबार सरकार के विरोधी थे उनको अपने आप में बंद किया जाने लगा। ऐसे लोग जो पब्लिक पर्सनालिटी थे और सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा। इसके बाद सरकार बेहद अलोकप्रिय हो गई और 1970 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुआ तो उसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया और ये पहली पीएम थी इंदिरा गांधी जो चुनाव में पराजित हो गईं। फिर इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। हमें देख रहे हैं कि राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का जो केस है उसने उस दौर के पूरे एक दशक को किस तरीके से प्रभावित किया, संविधान में किस तरीके से परिवर्तन किए और संविधान को किस तरीके से प्रभावित किया।